नमस्कार बच्चों, अंग्रेजी कक्षा में आपका स्वागत है। हम इससे पहले की वीडियोज़ में अंग्रेजी में जो है वो टेंस के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं, उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है और सेंटेंसेस के प्रकार क्या है, उनकी पहचान क्या है, एक्टिविटीज़ की क्या पहचान है, टेंस की क्या पहचान है, और वर्ब्स 12 टेंसेस के वर्ब्स का चार्ट मैंने आपको बताया था और आपको कहा था कि आप उनको अच्छी तरह लर्न कर लें, 12 टेंसेस के वर्ब्स याद कर लें। तो इसके बाद जो हम आज कुछ पढ़ते हैं एडवर्ब्स के बारे में, क्योंकि करेक्ट फॉर्म वर्ब्स के लिए जो है आपको एडवर्ब्स सभी टेंसेस के भली भांति याद होनी चाहिए। तो एडवर्ब जो होते हैं जैसे एडजेक्टिव होते हैं, तो एडजेक्टिव जैसे वो शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो एडवर्ब जो होते हैं वो उनको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, उनको कहते हैं क्रिया विशेषण। तो ये एडवर्ब जो है वैसे कई प्रकार के होते हैं, तो अपने प्रकार के अनुसार ये कभी वर्ब के पहले लिखे जाते हैं, कई बार वर्ब के बाद में लिखे जाते हैं, कुछ वाक्य के अंत में लिखे जाते हैं। तो वो अलग अलग एडवर्ब होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकते हैं, तो उनके अलग अलग जो है वो लिखे जाते हैं। तो एडवर्ब जो है वो प्रत्येक टेंस के अपने पर्टिकुलर होते हैं, तो उनको टैली को अच्छी तरह आपको याद करना पड़ेगा। तो एडवर्ब की पूरी लिस्ट जो जो आपको मैं बताऊंगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं। सॉरी, इससे अगले वीडियो में मैं आपको सारे टेंसेस के पेजेस जो हैं उनको शेयर करूंगा। तो मैंने लगभग 3 पेज तो आपको पहले शेयर किए हैं, शायद आपने उतारे होंगे, अपने रजिस्टर में नोट किए होंगे, और नहीं किए हैं तो आप मेरे पहले का वीडियो देख करके आप वहाँ से उनको नोट कर लें। तो लगभग हम ये पूरी प्रक्रिया जो है 22 पेज में ख़त्म करेंगे। तो 22 पेज में वो पूरे लिखे हुए हैं सारे, तो आप उनको वहाँ से देखेंगे तो उनमें प्रत्येक टेंस के साथ उनके एडवर्ब भी लिखे हुए हैं, बहुत भली भांति उनकी हिंदी और अंग्रेजी में दोनों तरफ से लिखे हुए हैं। तो आप उनको वहाँ से याद करें और बहुत अच्छी तरीके से याद करें। तो कुछ एडवर्ब्स के मैं उदाहरण देकर के आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से किसी टेंस के एडवर्ब्स हैं उनके पर्टिकुलर होते हैं, यानी एडवर्ब जो होते हैं वो पर्टिकुलर होते हैं, उनकी विशेषता जो है वो, जैसे एडवर्ब जो है वो क्या होते हैं, विशेष होते हैं, टेंस के विशेष होते हैं जो उसी टेंस में काम में आ सकते हैं। तो जैसे हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, तो उसमें एक बहुत ही कॉमन एडवर्ब होता है ऑलवेज। तो ऑलवेज को हम जो है वो हमेशा के अर्थ में काम में लेते हैं। तो ये एक एडवर्ब ऐसा है, या इसका अर्थ इस प्रकार से है कि इसको केवल इनडेफिनिट में ही काम में ले सकते हैं। तो वो आप हिंदी वाक्य बोलेंगे तो भी आपको जो है वो ये केवल हमेशा शब्द जो है वो इंडेफिनिट में ही आपको उचित लगेगा उसका उपयोग करना। जैसे वह हमेशा स्कूल जाता है, ऐसा नहीं होता है कि हम ऐसा बोलें कि वह हमेशा स्कूल जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो एडवर्ब जो इस प्रकार के टेंस के पर्टिकुलर होते हैं। जैसे इसी बार कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में जैसे नाउ यानी अब, तो इसका हम प्रयोग करेंगे तो हिंदी वाक्य में भी इसका प्रयोग करें। तो जैसे वह अब पढ़ रहा है, तो अब जो है वो पढ़ रहा है, तो कंटिन्यूस में प्रयोग हो सकता है इसका। जैसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि अब वह आ चुका है। तो इस प्रकार से जो है टेंस में एडवर्ब होते हैं उनके पर्टिकुलर होते हैं, और उन एडवर्ब्स का प्रयोग उन्हीं टेंसेज में हो सकता है। तो इस प्रकार से एडवर्ब जब आप वहाँ से आप नोट करें, मैं अगले वीडियो में आपको सारे पेज शेयर करूँगा, तो आप वहाँ से जो उनको नोट करें और अपनी रजिस्टर में अच्छी तरह उनको सहेज कर रख लें, ताकि आपको जब पूरी प्रक्रिया ये समझाई जाए तो आपको काम आए। तो अब इस क्लास में मुझे मुख्य रूप से कुछ वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 12 टेंसेस के वाक्य जो एक साथ ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं एक बार फिर जो है आपको प्रक्रिया दोहरा देता हूँ कि आप जब भी कोई हिंदी वाक्य देखें तो सबसे पहले आप क्या करें,
टेंस का पता लगाएं। नंबर 1 क्या करें आप, टेंस का पता लगाएं। नंबर 2 पर आप क्या करें, एक्टिविटी का पता लगाएं कि एक्टिविटी कौन सी है। ठीक है, तो टेंस होते हैं आपके पास 3, एक्टिविटी आपके पास 4 होती है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और नंबर 3 पर आप ये देखें कि उसका जो है सेंटेंस कैसा है, यानी कौन सा सेंटेंस है उसका। और सेंटेंस देखने के बाद आप नंबर 4 पर ये देखें कि उसका पैटर्न क्या होता है, उस सेंटेंस का पैटर्न क्या है, उस टेंस का जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। और फिर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के अंदर आप उनको शब्दों को पिरो दें तो आप जो है प्रारंभिक तौर पर वाक्य बनाना सीख जाएंगे। और मेरा पूरा आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको, बिल्कुल आप इस प्रकार से सीख सकते हैं। तो हम इस विधि से कुछ वाक्यों को ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक वाक्य लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वाक्य ले रहा हूँ, क्या अध्यापक ने पहला प्रश्न पूछा था। तो मैंने आपको पैटर्न बताया ना अभी आपको कि सबसे पहले आप ये देखें कि टेंस कौन सा है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस वाक्य के अंत में था होता है, तो था होने वाले वाक्य जो हैं वो सारे था, थे या थी वाले सारे पास्ट में होते हैं। तो नंबर 1 इसका हमें पता लग गया कि ये पास्ट का है। फिर पूछा था, यानी इसमें रहा नहीं है, चुका नहीं है, तो ये इंडेफिनिट का हो गया। तो बच्चों ये वाक्य हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। अब ये बात आती है कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो बच्चों इसमें आप देख सकते हैं कि क्या से शुरू हो रहा है और उसमें नहीं शब्द नहीं आ रहा है। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो किसी भी टेंसेस के हों वो जो है वो हमेशा इस प्रकार से बनते हैं। उनमें सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर उसमें मुख्य क्रिया आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस कुछ एटसेट्रा वो तो आता है, और फिर क्वेश्चन मार्क आता है। तो इस प्रकार से इस पैटर्न में आप जो इन शब्दों को पिरो दो। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसकी जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक ही होती है, वो होती है डिड। ठीक है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है डिड। तो बच्चों हम शुरू करेंगे, यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड। फिर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर अध्यापक है, तो आप या तो यहाँ पर ए लिखें, अ टीचर लिखें, या फिर द टीचर लिख दें। तो सब्जेक्ट अपने यहाँ ले सकते हैं, या अ टीचर लिखें या द टीचर लिखें। तो हम लिखते हैं जैसे द टीचर लिख दें, यहाँ पर सीधा टीचर नहीं लिखें आप, यहाँ लिख दें द टीचर, यानी डिड द टीचर। फिर देखो बात आती है मैन वर्ब की। तो इसमें प्रश्न पूछा, यानी पूछना इसमें मैन वर्ब हो गई। तो डिड द टीचर, वो पूछना होता है आस्क। तो ये हो गया डिड द टीचर आस्क, यानी डिड द टीचर आस्क। और पहला प्रश्न है बच्चों, तो यहाँ पर पहले प्रश्न को हम कहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ये वाक्य पूर्ण हुआ, पीछे लगा देंगे आप अंत में पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से देखो आपने पैटर्न के अनुसार जो वाक्य को बिल्कुल हम आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं।
तो डिड द टीचर आस्क फर्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार और भी हम वाक्य लिख सकते हैं। जैसे इसका एक वाक्य और लेके देखते हैं हम। क्या तुमने पहला पाठ पढ़ा था? क्या तुमने पहला पाठ पढ़ा था? तो ये भी बिल्कुल इसी प्रकार का वाक्य है। तो क्या से शुरू हो रहा है और पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है। तो बच्चों इसको हम बना सकते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न से। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, तो डिड और सब्जेक्ट है तुमने, तो यू हो गया। डिड यू और पढ़ा, यानी आप इसको रीड वर्ब होगी, पढ़ना होगी इसमें, तो फर्स्ट फॉर्म आ गई यहाँ पर। और डिड यू रीड फर्स्ट लेसन, तो यहाँ पर ये हो गया डिड यू रीड फर्स्ट लेसन। तो वैसे तो आप जो है वो जब आप पैटर्न जो मेरे टेंस के पेज है मैं आपको शेयर कर दूंगा, उनमें आप सबके पैटर्न लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ भी यदि हम डिस्कस करें तो एफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, उसमें पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर एटसेट्रा। और जो निगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो हमें पता है कि निगेटिव बनाने के लिए हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो सब्जेक्ट आएगा, डिड आएगा प्लस नॉट, और फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर एटसेट्रा। तो इस प्रकार से केवल एक ही प्रकार का वाक्य होता है पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव, जिसमें क्या होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर अब बात आती है इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस एटसेट्रा होगा, प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। फिर बात आती है इंटरोगेटिव निगेटिव की। तो इंटरोगेटिव निगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले क्या लगाते हैं हम, नॉट लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एटसेट्रा, प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। और इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन है आपके पास, WH क्वेश्चन है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक WH वर्ड होता है, प्लस उसमें क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और प्लस यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट होता है, प्लस एटसेट्रा, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये इसके पांचों पैटर्न होंगे, पांचों प्रकार के वाक्य होंगे। तो मैं आपको एक जो है वो ऐसा क्वेश्चन बना करके बताता हूँ कैसे हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे तुमने वहां से क्या खरीदा था, यानी ये हमारे पास एक वाक्य है। तो बच्चों ये क्या खरीदा था, यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और क्या से शुरू नहीं हो रहा है, तो ये हो गया आपका WH वर्ड क्वेश्चन हो गया, यानी पूर्ण प्रश्न हो गया ये। तो क्या खरीदा, यानी क्या से यहाँ पर जो है वो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, क्योंकि क्वेश्चन है तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, तो व्हाट से शुरू होगा। फिर आपके पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होती है, डिड होती है, तो व्हाट डिड, और फिर आएगा सब्जेक्ट, यानी व्हाट हो गया, डिड हो गया, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट यू हो गया, व्हाट डिड यू, और खरीदा यानी खरीदना वर्ब होगी इसमें, तो बाय, व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम देयर। तो इस प्रकार से ये वाक्य ट्रांसलेट हो गया। इस प्रकार से आप कितने ही वाक्यों को, यदि आपको टेंस की पहचान हो गई है और यदि आपने एक्टिविटीज़ को समझ लिया है और सेंटेंस को पहचानने में लग गए हैं और आपको वर्ब्स याद है, तो ये 4 काम याद होने के बाद आपको कोई भी वाक्य ट्रांसलेट करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं इस प्रकार से आपको आगे के वीडियोज़ में कुछ और वाक्य
ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। तो मैं एक बार आपको फिर ये याद दिला दूँगा। आप नंबर 1 सबसे पहले जो है वो टेंस पहचानना सीखें, फिर एक्टिविटीज़ पहचानना सीखें। नंबर 3 पर सेंटेंस पहचानना सीखें और उनके पैटर्न याद कर लें और टेंसेस के वर्ब्स याद कर लें। तो इतनी चीज़ याद होने के बाद आप सभी टेंसेस को के सभी प्रकार के वाक्यों को एक साथ ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। तो आगे जो है हम कुछ वाक्यों को और नेक्स्ट वीडियोज़ में ट्रांसलेट करेंगे। तो जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, शायद आप उस बात को समझ रहे हैं। तो आप एक बार फिर सुन लें कि आप सबसे पहले टेंस पहचानना सीखें। तो टेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि जो प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनको बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं। जैसे यदि किसी वाक्य के अंत में है या है आता है या हो आता है या फिर हूँ आता है तो वो प्रेजेंट का होता है। और यदि पास्ट में है तो उसके पीछे था, थे या थी आता है। और यदि फ्यूचर का है तो गा, गे या गी आता है। और फिर बात आती है एक्टिविटी की। तो एक्टिविटी में जो है आपको पता होना चाहिए कि एक्टिविटी जो है वो यदि इंडेफिनिट है, ठीक है। नंबर 1 जो एक्टिविटी कौन सी होती है? पहली एक्टिविटी होती है इंडेफिनिट। तो यदि इंडेफिनिट है, ठीक है, यदि पहली एक्टिविटी है इंडेफिनिट तो उसके वाक्यों के पीछे ता या ते या ती आती है, ठीक है। और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में। और फ्यूचर में जो है वो गा, गे, गी सीधा ही आता है। और फिर आती है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में जो है वो आपको पता है कि या तो वाक्य के अंत में रहा, रही या रहे आता है, ठीक है। तो रहा, रही, रहे आता है जो कंटिन्यूअस में। और फिर परफेक्ट की बात आती है। तो परफेक्ट में आपको पता है कि वाक्य के अंत में चुका, चुकी या चुके आता है। और फिर आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो इसमें बच्चों आता तो रहा, रही या रहे ही है, लेकिन साथ में क्या होता है, समय दिया होता है कि घटना कब शुरू हुई। तो आप सबसे पहले टेंस इस तरह पहचानें। जैसे यहाँ पर खरीदा था तो था से पता लग गया कि पास्ट है। और इसमें रहा, चुका नहीं आ रहा है तो ये इंडेफिनिट हो गया। और फिर हमने देखा कि एक्टिविटी और टेंस पता लग गई हमें। फिर हमने देखा कि ये वाक्य किस प्रकार का है। तो चूंकि वाक्य के बीच में क्या आता है तो ये प्रश्न हो गया। और फिर इसको हम इसके ये 5 पैटर्न जो है वो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम इसको वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे हम कुछ और वाक्य अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।